हेलो, गुड इवनिंग सभी का। आज अपने जो सीरीज चलाई थी रीट की एग्जाम के लिए कि रीट में जो 10 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस सीरीज में आज ये अगला लेक्चर है। तो पहले के वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, उन्होंने नहीं देखे हैं वो पूरे के पूरे वीडियो देखें। इस सीरीज में अपन सारे के सारे जितने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपको आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेंगे। कि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद करो और उसके बाद में आप अप्लाई करो। इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज निकालें, जहाँ से भी आपके पास सोर्स है एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा नए सवाल लगाने की कोशिश करें। तो देखो, आज का जो लेक्चर है वो है कि अपन कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करेंगे, या फिर अपन उसके बाद में यदि कंप्यूटर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कुछ मैंने कमांड्स भी, शॉर्टकट कमांड्स है के बारे में भी बात करेंगे। कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कौन सा अपना पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था अपने पास अबेकस। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस बना था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनमें कंफ्यूज नहीं होना, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनिएक। इनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखो, ये इसकी फुल फॉर्म है इनिएक की। आपको याद रखना है कि इनिएक की फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनिएक की फुल फॉर्म क्या है, और इनिएक एक तरह का क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट। देखो, अभी अपन ने तीन तरह के कंप्यूटर देखे। यदि मैं बात करूं कि पहला मैकेनिकल, यदि आपको क्वेश्चन, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था तो आपको याद रखना है अभी। पहला इलेक्ट्रॉनिक, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था आपको याद रखना है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इन्हीं। तो आपसे ये सवाल पूछे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको याद रखना है वो कौन सा था? मार्क फर्स्ट। और इस कंप्यूटर को आईबीएम कंपनी ने बनाया, इंटरनेशनल बिजनेस आईबीएम कंपनी ने बनाया था। अब देखो, बाकी के जो ऑप्शन है उन पे भी मैं बात कर लूँ। जो परम है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है परम। के बाद में देखो, अगला है इनिवेक। जो अपन ने पढ़ा था पहले, वो पढ़ा था इनिएक। इनिएक क्या था? अपने पास पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यहाँ पे है इनिवेक। इनिवेक क्या था? तो ये पहला कंप्यूटर था जिसको अपन ने व्यवसाय के रूप में उपयोग किया था, जिसको व्यवसाय में उपयोग किया था ना। पहला वाणिज्य उपयोग वाला ना कंप्यूटर, पहला वाणिज्य उपयोग कंप्यूटर, पहला वाणिज्य उपयोग इस कंप्यूटर में किया गया था। उसके बाद में है इंटेल 404। ये प्रोसेसर का नाम है, और ये भारत का पहला प्रोसेसर, भारत में पहला प्रोसेसर कौन सा बना था, या फिर दुनिया में पहला प्रोसेसर कौन सा बना था? इंटेल 404, जो कि इंटेल कंपनी है जो प्रोसेसर ही बनाती है, उसने ये बनाया था। देखो, अभी तक क्या क्या देखा है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनिएक। और उसके बाद में देखा पहला विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? वो है मार्क फर्स्ट। आगे देखो, कंप्यूटर का जनक किसे बोलते हैं? कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। देखो, चार्ल्स बेबेज ने एक बनाया था, कंप्यूटर का ही रूप था वो, तो बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, वो विश्लेषणात्मक इंजन भी बोलते हैं। तो अपने मॉडर्न कंप्यूटर बन रहे हैं, उसकी नींव इसी से रखी गई थी, एनालिटिकल इंजन से ही रखी। और एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। तो कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है। देखो, पीढ़ी से ये मतलब है जो शुरू के कंप्यूटर आए थे, जो सबसे पहली बार कंप्यूटर आए थे, उन्हें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद में
कंप्यूटर की संरचना में या फिर कंप्यूटर के आकार में कुछ चेंज हुआ, उसके बाद में उनको दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया। इस प्रकार से अपने पास कुल 5 पीढ़ियां है, 1, 2, 4 और 5। यदि आपसे पूछे कि सबसे लेटेस्ट पीढ़ी कौन सी है, तो पांचवी जो पीढ़ी है वो सबसे लेटेस्ट है। और सबसे पुरानी पीढ़ी कौन सी है? पहली पीढ़ी। तो देखो, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, या फिर ऐसा बोलें कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे, उनका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। जैसे आपके एक रूम या फिर पूरे एक घर में एक कंप्यूटर आया करता था। लेकिन उनकी दिक्कत क्या थी? उनका पहली चीज तो उनका आकार बहुत बड़ा था। आकार क्या था? बहुत बड़ा था। दूसरी, उनकी गति, गति क्या थी? बहुत कम थी। तीसरी चीज, उनको जो पावर चाहिए थी, ऊर्जा चाहिए थी, इलेक्ट्रिक चाहिए थी ऊर्जा, वो बहुत ज्यादा थी। उसके बाद में ये क्रांति आ गई कि कंप्यूटर के साइज धीरे 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 क्या हो गए? कम होते गए, और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती गई। तो आपसे पूछे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस पर आधारित थे? तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका उपयोग होने लगा? ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अपन ने आईसी का यूज कर लिया। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का ये रूप मतलब है कि ये सेमीकंडक्टर से बनी होती थी। सेमीकंडक्टर एक प्रकार के मटेरियल होते हैं जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज होती है, तो सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और इस चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, मतलब आपके ऐसा बोल सकते हो कि हजारों की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी में अपन ने क्या यूज लेना स्टार्ट कर दिया? आईसी का यूज लेना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो किस पे आधारित थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। किस पे आधारित थे? माइक्रो प्रोसेसर। या फिर आपको यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की जगह वीएलएसआई भी मिल सकती है। वीएलएसआई की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज चौथी पीढ़ी में आपको क्या, किसको यूज किया गया? अपने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। या फिर आपको वीएलएसआई भी ऑप्शन में मिल सकता है। अगला है पांचवी पीढ़ी में अपन ने किस किस पे आधारित थी? पांचवी पीढ़ी है वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई बोला जाता है, उस पर आधारित थी। और या फिर आपको यूएलएसआई भी बोला जाता है, यूएलएसआई, का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म देखो, अभी तक अपन ने देखा कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ी थी। जो पहली पीढ़ी थी उसमें अपन ने किसका उपयोग किया था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। ट्रांजिस्टर बने होते थे। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें अपन ने आईसी का यूज कर लिया। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें अपन ने माइक्रो प्रोसेसर लिया है, उसका उपयोग होना था माइक्रो प्रोसेसर का। या फिर उसको वीएलएसआई भी बोला जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। जो पांचवी पीढ़ी है उसमें किसका यूज होता है? एआई का यूज होता है। या फिर इसको यूएलएसआई भी बोला जाता है। यूएलएसआई की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको पांचों पीढ़ी इस तरीके से याद रखनी है कि आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं हो। और इस पे एक आधा सवाल आने के बिल्कुल चांस है कि आपको एक आधा सवाल ये परीक्षा में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला तो बोलते हैं अपन एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा तो बोलते हैं अपन डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा जिसे अपन बोलते हैं हाइब्रिड। देखो, एनालॉग का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, वॉच देखी होगी, जो अपनी दीवार घड़ी रहती है वो चलती ऐसे है। जो दीवार घड़ी रहती है वो ऐसी रहती है। उसमें जो सेकंड का जो रहता है, की रहती है, फिर सुई रहती है, वो लगातार ऐसे क्या रहती है? की रहती है। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना। जैसे अपने जो भी अपन बोलते हैं, जैसे अपना टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर की कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती रहती है। और जैसे आपको बोले कि अपना दाब या प्रेशर कितना है अभी इन्वायरमेंट का, तो उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है। एनालॉग का मतलब है जो कंटिन्यूस है, उसको क्या बोला जाता है? एनालॉग। जो अभी आजकल डिजिटल वॉच आ रही है, जैसे 10:15 है, तो उसमें ऐसा आता है 10:15। इसका मतलब होता है कि आपको कुछ टाइम गैप के बाद में मेजरमेंट करना, उसको बोलते हैं अपन डिजिटल। और हाइब्रिड का मतलब है एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिक्स। यदि आपको पूछे कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला, समता और आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? समता और
आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा, पहला है इसमें माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है इसमें मिनी कंप्यूटर, और चौथा है इसमें सुपर कंप्यूटर। देखो, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आपके जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है या फिर टैबलेट है, इसको अपन बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके पास पीसी आ गया, पर्सनल कंप्यूटर आ गया, आपके पास लैपटॉप आ गया, ये किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ये फायदा है कि एक से ज्यादा यूजर उस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। मतलब 5 जनों के बीच एक कंप्यूटर है तो आप उसको यूज कर सकते हो। आप अपनी अपनी अलग अलग आईडी बनाओगे तो आपको अलग अलग डेस्कटॉप दिखेगा और आप उसको यूज कर सकते हो। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का क्या है कि साइज बहुत बड़ी रहती है और इनकी मेमोरी भी बहुत बड़ी रहती है और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल कर सकते हैं। जैसे आज रेलवे स्टेशन में जो यूज होने वाले कंप्यूटर हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। देखो, अपन ने दो तरीके देखे। पिछला क्वेश्चन देखो, कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और फिर देखो आगे, यदि अपन इसकी बात करें क्षमता और आकार के आधार पर, तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर 2 चीजों से बना होता है। एक उसमें क्या रहेगा? हार्डवेयर, जिसे अपन छू सकते हैं, आपका मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। और दूसरे होते हैं सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। जो भौतिक भाग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर बोला जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, इनमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वाला भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी है और ये भी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस पेंट ऑपरेटिंग नहीं है। ये आपको याद रखने के 3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिले हैं। क्या में से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, विंडोज जिस पे आप लोगों ने सभी ने काम किया होगा, विंडोज की इक्विवेलेंट एक आता है लाइनेक्स और एक आता है एंड्रॉइड, जो आप फोन में यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर का कार्य क्या है? देखो, कंपाइलर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज जानता है, ये कंप्यूटर है। अब जो कुछ भी कीबोर्ड में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जैसे आपने अपना नाम लिखा, किसी ने कुछ भी नाम लिखा, जैसे एप्पल लिखा है, जो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो कंप्यूटर ये तो समझ नहीं रहा। कंप्यूटर समझ रहा है बाइनरी भाषा। कौन सी भाषा? बाइनरी भाषा। तो अपने पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो क्या करे, जो भी अपन इंग्लिश या हिंदी में जो कुछ भी टाइप करें, जो कुछ भी लिखें, कौन सी भाषा में बदल दे? बाइनरी भाषा में बदल। तो ऐसा करने के लिए अपने पास 2 चीजें होती है, 2 सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है कंपाइलर और एक होता है। कंपाइलर भी क्या काम करेगा? जो भी आप लैंग्वेज लिखे उसको कौन सी लैंग्वेज में बदलेगा? बाइनरी लैंग्वेज में बदलेगा। और इंटरप्रेटर भी क्या करेगा? जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको किस में बदल देगा? बाइनरी लैंग्वेज में। लेकिन इन दोनों में फर्क एक ये है कि इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन बदलता है। जैसे मान लो आपने 10 लाइन लिखी है, तो ये क्या करेगा? पहली लाइन को बदलेगा, फिर कंप्यूटर को देगा, दूसरी लाइन बदलेगा, फिर कंप्यूटर को देगा। जबकि कंपाइलर क्या करेगा? पूरे की पूरी इन लाइनों को एक साथ उठाएगा और फिर एक साथ क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। जबकि दोनों का काम क्या है? सेम है, काम करने का तरीका अलग अलग है। तो कंपाइलर का कार्य क्या है? हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलना। अगला क्वेश्चन, इंटरप्रेटर की विशेषता क्या है? इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। जबकि कंपाइलर क्या है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ को या फिर पूरे के पूरे पेज को एक साथ अनुवाद कर देता है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से देखो, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि बाकी सारे के सारे क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि मान लो कंप्यूटर में आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो, जैसे एंटीवायरस हुआ। एंटीवायरस क्या करता है? आपकी जितनी भी वायरस है उनको पकड़ता है, फिर आपके कंप्यूटर को सेफ रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे बहुत सारे क्लीनिंग वायरस होते हैं, जैसे जो भी आपके पास टेम्परेरी फाइल है उनको क्लीन करना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एक तो है डिस्क क्लीनर, एक है एंटीवायरस और एक है बैकअप टूल्स। इनमें से कौन सा नहीं है? तो लाइनेक्स नहीं है। लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। देखो, दो तरह के सिस्टम होते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपको। एक होता है ओपन सोर्स, दूसरा होता है क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये आपको फ्री में मिल जाएगा, इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। जबकि क्लोज सोर्स का ये मतलब है कि आपको फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। जैसे
आपने कंप्यूटर लिया और आपने विंडोज लाए, तो आपको विंडोज डालने के लिए आपको विंडोज के पैसे लगते हैं, 25 रुपये लगते हैं, 3000 रुपये, जो भी रुपये लगते हैं। मान लो आप जो विंडोज 11 यूज में ले रहे हो या फिर 10 यूज में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे ले रहे हैं। लेकिन यदि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहो तो ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहता है। ओपन सोर्स का मतलब है जो बिल्कुल सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, और क्लोज सोर्स का मतलब है जो फ्री में अवेलेबल नहीं है, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज सोर्स। अगला, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु। ये देखो, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, और ये यूजर है। यूजर का मतलब जो लोग कंप्यूटर को चलाते हैं। सेतु का मतलब है ब्रिज, के बीच में ब्रिज की तरह कौन काम करता है, उनके बीच में ब्रिज की तरह काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे बैठा रहता है, जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच। अगला क्वेश्चन, विंडोज किस प्रकार का यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो विंडोज है वो जीयूआई इंटरफेस प्रदान करता है। जीयूआई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ये मतलब है, जैसे आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया या फिर लैपटॉप ऑन किया, तो आप देखोगे कि उसमें जैसे आपकी डेस्कटॉप ओपन होगा, जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको अलग अलग आइकन दिखेंगे, अलग अलग आइकन दिखेंगे, उन्हीं आइकन को बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और बाकी जो पहले के कंप्यूटर थे वो कमांड आधारित थे, मतलब आपको कमांड देनी पड़ती थी। कोई भी आप मान लो आपको सी ड्राइव ओपन करना है, फिर कोई फाइल ओपन करनी है, तो आपको कमांड देनी पड़ती थी टर्मिनल पे, तो उसके बाद में वो फाइल ओपन होती थी। जबकि विंडोज किस पे आधारित है? जीयूआई पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिसाइकिल बिन का उपयोग किया जाता है हटाई गई फाइल को अस्थायी रूप से रखने के लिए। मान लो आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है, तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है, वो आपके रिसाइकिल बिन, जो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर रहता है रिसाइकिल बिन, इसमें चली जाएगी फाइल। मान लो आप उसको वापस डालना चाहते हो अपने कंप्यूटर में, तो रिसाइकिल बिन से आप अपने वापस कंप्यूटर में ले सकते हो। अगला है, विंडोज में फाइल हटाने के लिए, फाइल हटाने का मतलब फाइल को डिलीट करने के लिए अपन कौन सी की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल+D। कंट्रोल+D का मतलब क्या है? फाइल को हटाना, फाइल को हटाना। देखो, कंट्रोल+C का मतलब है कॉपी करना, कॉपी। कंट्रोल+V का मतलब है पेस्ट करना, और कंट्रोल+X का मतलब है कट कर। आपको कमांडें याद रखनी, बहुत बार ऐसे कमांडें पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कंट्रोल+D का मतलब क्या है। कंट्रोल+D का मतलब है डिलीट करना, कंट्रोल+C का मतलब है कॉपी करना, और कंट्रोल+V का मतलब है पेस्ट करना, जो चीज आपने कॉपी कट या कॉपी की उसको पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल+X का मतलब है कट करना। अगला क्वेश्चन, विंडोज में स्क्रीन लॉक करने के लिए शॉर्टकट क्या है? स्क्रीन लॉक करने के लिए विंडोज+L। मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको चाय पीने बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे? विंडोज+L को दबाओगे, जैसे ही दबाओगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। उस लॉक को वापस खोलने के लिए आपको अपने पासवर्ड डालने पड़ेंगे, जो आपने स्क्रीन में पासवर्ड डाले वो पासवर्ड डालने पड़ेंगे। तो जो स्क्रीन को लॉक करने के लिए अपन कौन से शॉर्टकट की को यूज में लेते हैं? आपको विंडोज बटन दबाना है और उसके साथ में क्या दबाना है? एल बटन दबाना है। नेक्स्ट, विंडोज में फाइल का एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? फाइल का एक्सटेंशन दर्शाता है फाइल का प्रकार। देखो, जैसे आप लोग पीडीएफ फाइल से तो आप लोगों ने यूज की होगी। जैसे कोई भी फाइल है, जैसे मेरे पास एक फाइल है full.pdf, मेरे पास दूसरी फाइल है class.pdf। तो लास्ट में डॉट के बाद जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन बोला जाता है। वो एक्सटेंशन बोला जाता है। ये अपन को ये बताता है कि फाइल का प्रकार क्या है, फाइल किस प्रकार की फाइल, क्या बताता है? किस प्रकार की फाइल। देखो, बहुत सारी फाइलों में .txt लिखा रहेगा, इसका मतलब ये किस प्रकार की फाइल है? टेक्स्ट फाइल है। जैसे मान लो आपके पास XLX लिखा है, इसका मतलब ये किस तरह की फाइल है? ये एक्सेल की फाइल है। .docx लिखा है, इसका मतलब किस तरह की फाइल है? डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉक्यूमेंट फाइल है मतलब वर्ड की फाइल है। जो फाइल का एक्सटेंशन का मतलब है कि कोई भी फाइल का, ये इसको बोलते हैं फाइल का नाम। ये क्या है? फाइल का नाम। और बाद में जो क्या लिखा हुआ है वो है एक्सटेंशन, मतलब फाइल किस प्रकार की है। जैसे आपके पास स्कूल .txt भी हो सकती है, स्कूल .xlx भी हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि फाइल का नाम स्कूल है, लेकिन किस प्रकार की फाइल है? टेक्स्ट फाइल है। फाइल का नाम स्कूल है, लेकिन किस प्रकार की फाइल है? एक्सेल की फाइल है। तो आज की क्लास में इतना ही। जो अगली क्लास रहेगी उसमें आपको और एमसीक्यू मिलेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।